हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? वेल फाइन। चलिए, तो अपन ने एक चैप्टर फिनिश किया था फिजिकल केमिस्ट्री का, जो था अपना मोल कॉन्सेप्ट या फिर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो आई होप कि वो आपने बहुत अच्छे से कर लिया होगा। उसके क्वेश्चंस भी आपने किए होंगे, या जितना भी आपके पास कोई बुक्स होगी तो उस बुक्स में से आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क, यू कैन मेल अस। ठीक है, तो फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप उसके करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस नए आएंगे, कुछ आपको लगेगा, तो धीरे धीरे अपने से वो क्वेश्चन भी होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, आप उसको एक बार और अच्छे से रिवाइज कीजिए। अब अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपन क्या पढ़ने वाले हैं? वैसे इस चैप्टर के नेम से ही आप समझ गए होंगे कि अपन इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसका नाम ही अपने को बता देता है कि अपन इस चैप्टर में क्या स्टडी करने वाले हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। व्हाट इज एटम, व्हाट इज द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, कुछ इस तरीके की चीज़ें पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, कैसे कैसे उनकी डिस्कवरी हुई, कैसा कैसा उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है। तो ये सब चीज़ें अपन पढ़ने वाले हैं। तो ये जो चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने लिए। अब इसकी इंपॉर्टेंस दो तरीके से देखो आप, कि ये जो चैप्टर अपन पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री के अंदर, ये सेम चैप्टर आपको मॉडर्न फिजिक्स में भी आपको एज इट इज ऐसा का ऐसा ही मिलने वाला है। तो मतलब ये है कि आप अगर एक चैप्टर ये एटॉमिक स्ट्रक्चर अपन एक यहाँ पे पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, तो सेकंड अपने को पढ़ना है फिजिक्स में, तो मतलब कॉमन है। ठीक है ना, तो ये चैप्टर कॉमन है, तो मतलब क्वेश्चन आपको फिजिक्स में भी मिलेगा, केमिस्ट्री में भी मिलेगा, और दोनों में मिलता है एग्जाम में। चाहे वो आप आईआईटी का एग्जाम दो, नीट का दो, कोई भी एग्जाम दो स्टेट लेवल का, तो उसमें अपने को इस चैप्टर में से क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। वो फिजिक्स में भी मिलेगा, केमिस्ट्री में भी मिलेगा। तो मतलब ये हुआ कि अपन डायरेक्टली बोलें कि एक पंथ दो काज हो गए अपने, कि एक चैप्टर पढ़ने से अपने पास दो चैप्टर हो रहे हैं। ठीक है, दूसरा इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि इस चैप्टर के एंड में अपन कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या कुछ और चीज़ें अपन जो पढ़ने वाले हैं, तो वो ऐसा है कि उनका यूज भी अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप पढ़ोगे तो उसमें अच्छा खासा होने वाला है। ठीक है ना, तो अब इसकी इंपॉर्टेंस तो आपको पता चल गई। अब इसको स्टडी करते हैं अपन इस एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो ये काफ़ी थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर है स्टार्टिंग इसका, फिर इसमें कुछ न्यूमेरिकल भी हैं, और जो अपन एंड पार्ट इसको आप पढ़ेंगे वो काफ़ी ईजी है और सिंपल, मतलब कंसेप्चुअल पार्ट है, तो जिसमें अपने को ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं करनी। बट जो थोड़ा सा बीच का पार्ट है, मिडिल पार्ट है, उसमें अपना थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है, और स्टार्टिंग का जो इसका है वो थ्योरेटिकल पोर्शन है। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनते जाइए, जो जो अपने को जैसे जैसे कंसेप्ट अपने आते जाएंगे, और काफ़ी ईजी चैप्टर है ये। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी इसमें टफ कैलकुलेशंस हो, या कुछ ऐसे कोई हार्ड फॉर्मूलाज हों जो अपने को लर्न नहीं हो। बिल्कुल अपने को याद होते जाएंगे, बिल्कुल अच्छा सा ईजी चैप्टर है, ईजी फॉर्मूलाज हैं, थ्योरेटिकल जो कंसेप्ट है वो भी काफ़ी इजी हैं। ठीक है ना, और दूसरी बात ये, आप छोटी क्लासेज में भी चैप्टर पढ़ के आए हो, 9th क्लास में आपने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा आप इसके बारे में जानते हो। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले जो अपन बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, कि एटम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब एटम के बारे में बात करते हैं अपन कि एटम क्या है, इसका मतलब क्या है एटम का। ठीक है भाई, एटम, तो एटम वर्ड जो है ये ग्रीक वर्ड है, इसका मीनिंग क्या है? एटम का मतलब होता है, एटम का मतलब होता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, कि एटम एक ऐसी चीज है जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है कि इंडिविजुअल, मतलब कि एक अल्टीमेट ऐसा पार्टिकल जिसको आगे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब बात यह है कि ये जो अपन चीज़ें बोल रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, जो भी आप बोलोगे तो आप उसको ये मत समझना कि ये बिल्कुल सही बात है, जो मतलब एटम का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है उसका मतलब यही है। तो ये उस टाइम जिस जिस तरीके से ये इसकी डिस्कवरी हुई, अपन उसी सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं इन चीज़ों को। ठीक है, आगे फर्दर इनमें मॉडिफिकेशन आते रहेंगे, कि जैसे सबसे पहले एटम वर्ड का मतलब था कि इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल का मतलब एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो ये उस टाइम की बात है जब सबसे पहले बोली गई थी एटम के बारे में। ठीक है ना, बट अपने को पता है कि अगर अपन आज के सिनेरियो में, करंट सिनेरियो में देखें तो ऐसी बात नहीं है। तो एटम इज इंडिविजुअल, एटम का मतलब होता है इंडिविजुअल, मतलब एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। फिर इसके बारे में जो बोला वो थ्योरी दी डाल्टन ने, सब इसके बारे में आप जानते हो। ठीक है ना, जॉन डाल्टन ने इसके बारे में कुछ थ्योरी दी एटम के बारे में। तो उन्होंने क्या बोला था? ठीक है,
जॉन डाल्टन ने एटम के बारे में क्या बोला। तो डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी जो सजेस्ट करी अपने को, ठीक है, तो उसने क्या बोला कि कोई भी जो एलिमेंट है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट, आपने ऑक्सीजन लो, नाइट्रोजन लो, सोडियम लो, मैग्नीशियम लो, पोटेशियम लो, कोई भी लो, तो उसने बोला वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना। कोई भी एलिमेंट जो है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, तो उन स्मॉल पार्टिकल्स को अपन क्या बोलते हैं, एटम्स। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी एलिमेंट आपने लिया, आप उसको ब्रेक करते जाओ, करते 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 जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, ठीक है, तो ये अल्टीमेटली जो अपने को सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलने वाला है वो क्या है कि मिलेगा, वो क्या मिलेगा, वो अपने को मिलेगा एटम। डिवाइड करते जाओ किसी भी चीज़ को, आपके पास कोई भी चीज़ दिखे आप उसको डिवाइड करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। कोई भी चीज़ आपको दिख रही है ना, कि अपने पास कुछ भी दिख रहा है आपको, कि उसको फर्दर छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड करते जाओ, तो जो लास्ट अल्टीमेट पार्टिकल अपने को मिलेगा जिसको आप आगे डिवाइड नहीं कर सकते, वो क्या है, वो है एटम, ठीक है। फिर दूसरी बात उसने क्या बोली कि उन्होंने बोला कि एक पर्टिकुलर जो भी आपने एलिमेंट लिया, उस पर्टिकुलर एलिमेंट के जितने भी एटम्स हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे। सेकंड पॉइंट इन्होंने क्या बोला, एलिमेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट आर आइडेंटिकल, ठीक है। एटम्स ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, समझ गए होगे कि आपने कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट लिया तो उसके सभी एटम्स कैसे हैं, आइडेंटिकल। जैसे मान लो आपने लिया, लेट्स एग्जांपल, आपने लिया ऑक्सीजन, ठीक है, तो ऑक्सीजन के आपने बहुत सारे एटम लिए, खूब सारे एटम लिए, ठीक है। ये आपने 1 एटम लिया, ये दूसरा एटम लिया, ठीक है, ये 3rd एटम लिया, ये 4th एटम लिया, ये 5th एटम लिया, तो ये सभी एटम्स कैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे, एक जैसे होंगे। अब आइडेंटिकल होने का मतलब आप क्या समझते हो कि ये आइडेंटिकल कैसे होंगे। आइडेंटिकल होने का मतलब ये हुआ कि इनकी जो भी, मान लो इनका एटम का जो साइज है, ठीक है, इनका साइज है, कुछ मैं प्रॉपर्टी बताता हूँ। साइज का मतलब हो गया कि रेडियस बोल दो, वॉल्यूम बोल दो, ठीक है, साइज बोल दो, मास बोल दो, ठीक है, डेंसिटी बोल दो, इस तरीके की जो भी इनमें कुछ होगा, जो भी होगा वो सब कुछ कैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे, मतलब बिल्कुल एक जैसे होंगे, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, बट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विल बी डिफरेंट, ठीक है, कि सेम पर्टिकुलर एलिमेंट के तो सभी एटम्स क्या होंगे, सेम होंगे, बट डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। लेट्स से आपने 2 एलिमेंट ले लिए, एक आपने ले लिया ऑक्सीजन और दूसरा एलिमेंट आपने लिया नाइट्रोजन, ठीक है, एक ऑक्सीजन और दूसरा नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन के जो एटम है, लेट्स से इस तरीके के कुछ आपने और एटम लिए, तो ये ऑक्सीजन के सभी एटम्स आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। बट आपने नाइट्रोजन के लिए, तो नाइट्रोजन के जो एटम्स हैं, ठीक है ना, मैं एक रिप्रेजेंटेशन आपको शो कर रहा हूँ कि एटम ऐसा नहीं होता, बॉक्स वाला नहीं होता, ठीक है ना। बट ये नाइट्रोजन के सभी एटम्स कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, बट इन दोनों के जो है एटम्स वो आपस में क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। कि ऑक्सीजन का एटम नाइट्रोजन के एटम से क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। डिफरेंट होगा मतलब किस सेंस में डिफरेंट होगा, उनका डेंसिटी डिफरेंट होगा, उनका रेडियस डिफरेंट होगा, उनका साइज डिफरेंट होगा, वॉल्यूम डिफरेंट होगा, मास डिफरेंट होगा। तो एक सेम पर्टिकुलर एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे, आइडेंटिकल होंगे, बट डिफरेंट एलिमेंट्स के जो भी एटम्स हैं वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, तभी वो डिफरेंट एलिमेंट है, ठीक है ना। तो ये था कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट के जितने भी एटम्स हैं वो आइडेंटिकल होंगे। मान लो आप एक कंटेनर लिया आपने, उस कंटेनर में आपने ऑक्सीजन गैस भरी, अब उस ऑक्सीजन गैस के लाखों करोड़ों मतलब कितने एटम्स होंगे, आप पता है आपको कि अगर आप मोल्स में निकालोगे, ठीक है ना, तो 10⁻23 इतने एटम्स आते हैं, तो सभी एटम्स क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, ठीक है। बट अगर आपने 2 डिफरेंट एलिमेंट लिए तो उनके एटम्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है एटम्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल। इनडिस्ट्रक्टिबल का मतलब आप समझ गए होंगे
कि एटम को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है ना। एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड, एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, कि एटम को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही एटम को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मान लो कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी, लेट से, है ना, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, आप उस केमिकल रिएक्शन में एटम का जो है वो फॉर्म चेंज हो सकता है। फॉर्म चेंज होने का मतलब पहले उसका जो एसोसिएशन था वो किसी अदर एलिमेंट के साथ हो सकता है, बट बाद में वो किसी दूसरे के साथ हो सकता है, बट उसका जो फॉर्म है वो चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इधर, कि जैसे अगर अपन बात करें कि आपने CH4 लिया, ठीक है, CH4 प्लस इसकी रिएक्शन करवाई आपने O2 के साथ, तो CH4 की O2 के साथ कंबशन रिएक्शन करवाई, तो आपको क्या मिलेगा, आपको CH4 का कंबशन करवाओगे तो अपन CH4 का कंबशन करवाएंगे तो अपने को मिलेगी CO2 गैस और साथ में मिलेगा H2O, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ था कि क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो इधर जो कार्बन एटम था ना वो एज इट इज इधर कौन सी फॉर्म में, कार्बन की फॉर्म में, ठीक है ना। ये कार्बन एटम था और ये भी कार्बन एटम है। अपन एटम की बात कर रहे हैं कि एटम कान बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना। तो ये कार्बन एटम था, ये भी कार्बन एटम है, ठीक है। ये हाइड्रोजन एटम था, ठीक है। अब आपने H2O फॉर्म हुआ तो ये भी क्या है, H2O में हाइड्रोजन एटम है, बट इसमें डिफरेंस इतना हुआ कि पहले कार्बन एटम किसके साथ एसोसिएटेड था, हाइड्रोजन के साथ। अब कार्बन एटम किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ। पहले हाइड्रोजन किसके साथ था, कार्बन के साथ। अब हाइड्रोजन किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ। तो मतलब इनका एसोसिएशन चेंज हो सकता है बट एटम को डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। कि जितने एटम कार्बन के इधर होंगे उतने ही प्रोडक्ट साइड भी होंगे। अगर इस रिएक्शन को अपन बैलेंस करें तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने पे आप देखोगे कि ये कुछ इस तरीके की रिएक्शन आ जाएगी, ठीक है। तो ये मान लो लेट से ये रिएक्शन आ गई, ठीक है। अब ये रिएक्शन आ गई तो इसमें देखो कार्बन कितना है, 1 एटम रिएक्टेंट साइड, तो प्रोडक्ट साइड भी कितना है, 1, ठीक है। अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन एटम देखोगे तो हाइड्रोजन कितना है रिएक्टेंट साइड, 4, और इधर हाइड्रोजन कितना है, 4, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड कितना, 4, ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड भी कितना, 4। तो एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना। तो ये बात हुई। दूसरी बात कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम ही पार्टिसिपेट करते हैं किसी एलिमेंट, ठीक है भाई। तो ये तो थी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। तो ये मतलब बोला था डाल्टन ने एटॉमिक की एटम के बारे में, कि एटम के बारे में ये थ्योरी दी किसने, डाल्टन ने। अब ये सही है या गलत है, ये उस टाइम तक सही थी, ठीक है ना। उसके बाद फर्दर डिस्कवरीज हुई, फिर अपने को पता चलेगा कि ये सही थी या गलत थी, ठीक है। अब ये सही थी या गलत थी उसके बारे में कैसे पता चलता है अपने को, कि क्या एक्सपेरिमेंट हुआ होगा, कैसे अपने को पता चलेगा कि ये सही है या गलत है, ठीक है। तो अपन इन्होंने बोला था कि एटम क्या है, इंडिविजुअल है। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मतलब क्या हुआ वो अपन देखते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल का मतलब हुआ कि एटम के अंदर और कौन कौन से छोटे छोटे पार्ट्स हैं। तो एटम के अंदर और कौन कौन से छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनके बारे में अपने को पता कैसे चलेगा। तो साइंस में किसी भी चीज़ के बारे में अगर अपने को पता चलता है तो वो पहली बात तो ऐसा नहीं है कि अपन एक ही स्टेप में अपने की कोई भी चीज़ की डिस्कवरी आपने स्टार्ट की कंप्लीट हो गई ना, कि आपने एटम के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया एक सिंगल आपने 1 साल 2 साल में ऐसे पता चल गया, ऐसा नहीं चलता। वो स्टेप बाय स्टेप कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उनके फिर कुछ रिजल्ट्स आते हैं, फिर उससे पता चलता है कि ये सही है या रॉन्ग है या गलत है या क्या हाइपोथेसिस थी उसके बारे में अपने को पता चलता है। तो आप एकदम से ऐसे ही देखकर नहीं बता सकते कि ये गलत है या ये सही है, ठीक है। इसके बारे में कैसे पता चला, ये आपने एक्सपेरिमेंट एक किया भी होगा बचपन में, आप बहुत बार इसके बारे में सुनते ही हो, ठीक है ना। आपने क्या लिया कि मान लो कुछ कागज़ के पीसेज लिए, छोटे छोटे कागज़ के पीसेज लिए कुछ इस तरीके से, ये कागज़ के पीसेज है मान लो, ठीक है। फिर आपने कुछ भी एक इस तरीके का आपने कंगा लिया होगा बचपन में, ठीक है ना, कॉम्ब लिया आपने, मान लो कॉम्ब लिया इस तरीके से, ठीक है। अब ये कॉम्ब जो था आपने क्या किया, अपने बालों में इस कॉम्ब को किया, कंघी की मतलब बालों में आपने, फिर आप क्या किया, इन कागज़ के टुकड़ों के पास ले गए। अब इन कागज़ के टुकड़ों के पास ले गए तो आपने देखा होगा कि ये कंगा है इन कागज़ के टुकड़ों को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, इन कागज़ के टुकड़ों को करता है अट्रैक्ट। अब इन कागज़ के टुकड़ों को जब ये कंघी अट्रैक्ट करता है तो इसका मतलब क्या होगा वहाँ पे, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे कुछ ना कुछ
चार्ज डेवलप हुआ होगा कि जब अट्रैक्शन आया तो ये बात तो पता थी कि जब भी अट्रैक्शन होगा तो किस में होगा, कोई चार्ज होंगे, अपोजिट चार्ज होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, इस वजह से वहाँ पे कुछ अट्रैक्शन हुआ होगा, तभी वहाँ पे क्या हुआ, अट्रैक्शन हुआ कागज़ के टुकड़ों में और कॉम में। अब ये जो अट्रैक्शन हुआ कागज़ के टुकड़ों में और कॉम में, तो यहाँ से ये चीज़ पता चलती है कि इसका मतलब ये है कि एटम के अंदर कोई ना कोई चीज़ ऐसी है कि सब एटॉमिक पार्टिकल जिसको अपन बोलें कि जिससे क्या होता है, कोई चार्ज होगा जिस पे कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव चार्ज हुआ होगा, जिसकी वजह से वो कागज़ के टुकड़े क्या हुए, अट्रैक्ट हुए। अब यहाँ से ये पता चला कि यार कुछ चार्ज डेवलप हुआ, बट एटम तो कैसा है, न्यूट्रल है, एटम न्यूट्रल था, चार्ज डेवलप हुआ, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो लोचा है वहाँ पे इसके एटम के अंदर, कि ऐसा तो नहीं है कि एटम के अंदर कोई पार्टिकल ना हो। अब ऐसा जरूर होगा कि एटम के अंदर कोई ना कोई पार्टिकल, जिसको अपन सब एटॉमिक पार्टिकल बात करते हैं, कुछ ना कुछ वहाँ पे प्रेजेंट होगा, ऐसे पता चल गया। ठीक है, अब ये पता चला कि सब एटॉमिक पार्टिकल होगा, तो फिर अब बात ये आती है कि वो कौन सा होगा, कितना होगा, कैसे होगा, कैसा नेचर होगा उसका, कितना उसका मास होगा, कितना उसकी डेंसिटी होगी, कुछ भी उसकी प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है ना, तो फिर वो डिस्कवरी स्टार्ट हुई। तो अपन बात करते हैं नेक्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में। ठीक है ना, जो अभी आज के सिनेरियो में तो आप जानते हो कि एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ये आप जानते हो। बट इनकी डिस्कवरी कैसे हुई, कैसे धीरे धीरे अपने को इनके बारे में पता चला, तो वो स्टडी करते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में। तो अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। चलिए बच्चों, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं कि डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और उसमें सबसे पहले अपन देखते हैं डिस्कवरी ऑफ नेगेटिव चार्ज की, नेगेटिव चार्ज की डिस्कवरी कैसे हुई। ठीक है, तो जब ये डिस्कवरी हुई, इसमें अपन पढ़ते हैं ये एक्सपेरिमेंट। ठीक है, पहले आप इसकी थ्योरी चलते जाना, पढ़ते जाना, सुनते जाना, फिर मैं आपको पूरा डिटेल में इसको और डिस्क्राइब करूंगा, कैसे आपको स्टडी करना है, क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो अपन बात करेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट हुआ, दैट इज कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। अब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से पहले अपने को पहले चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। वो ये था कि जब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ, तो उससे पहले जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी कर चुका था माइकल फेराडे। इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी कर चुका था माइकल फेराडे। उसका मतलब ये था कि अगर आप किसी सॉल्यूशन में आप वोल्टेज अप्लाई करते हो तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, मतलब उसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है ना, कि अगर आपने मान लो पानी में NaCl का सॉल्यूशन बनाकर उसमें आपने रोड डाल दी, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा, मतलब आयंस का फ्लो होगा, चार्ज का फ्लो होगा। ये आपने एग्जांपल देखा भी होगा कि अगर अपन पानी की बाल्टी भरकर उसमें अपन क्या करते हैं, गर्म करने के लिए रोड डालते हैं, तो आपने देखा होगा कि कुछ टाइम बाद रोड पे कुछ ना कुछ एक सॉल्ट टाइप का डिपॉजिट हो जाता है, तो वो जो पानी के अंदर जो सॉल्ट थे, मिनरल थे, वही डिपॉजिट होते हैं, तो मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। तो इसको अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं जब अपन केमिस्ट्री में चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बट उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो जाता है किसी भी सॉल्यूशन में से। अब किसी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, फिर आपने देखा होगा कि अगर आपने कोई मेटल का वायर लिया, उस पर अगर आपने वोल्टेज अप्लाई किया, तो उस वोल्टेज अप्लाई करने से उस मेटल वायर में से भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो जाता है। अब बात ये आती है कि अगर अपन देखें कि एयर में या वैक्यूम के अंदर भी क्या इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो सकता है क्या, इस तरीके से जैसे आपने देखा होगा कि आसमानी बिजली चमकती है। ठीक है, आसमानी बिजली आपने देखा भी होगा कि बिजली गिरने से 10 लोगों की मौत, कुछ इस टाइप के वर्ड्स पेपर में आपने पढ़े भी होंगे कि बिजली गिरी। ठीक है ना, तो बिजली गिरने का मतलब ये है कि वहाँ का जो चार्ज है ऊपर आसमान में, वो नीचे आता है ग्राउंड तक। तो ग्राउंड और आसमान के बीच में अपन मानते हैं कि कैसा है, वैक्यूम है या एयर है बहुत कम, तो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हुआ। अब वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आई ग्राउंड तक, तो इसका मतलब ये हुआ कि वैक्यूम में भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो गया। अब ये वैक्यूम का ये तो बाय नेचर हुआ, तो इसका एक्सपेरिमेंट सेटअप करने के लिए ऐसे ही एक ट्यूब बनाई गई कि जिसमें ऑलमोस्ट वैक्यूम था। अब उसके अंदर ये एक्सपेरिमेंट किया गया लैब में कि ये तो हो रहा था, ठीक है, बाई नेचर हो रहा था। अब ये नेचर को समझना ही अपने पास, अपन उसको बोलते हैं साइंस है, कि स्टडी ऑफ नेचर वही साइंस है। तो उस नेचर को लैब में परफॉर्म करने के लिए, उस एक्सपेरिमेंट को जो नेचर कर रहा था, तो उसके लिए कुछ सेटअप किया गया। उस सेटअप को बोलते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट या कैथोड रे ट्यूब। वो ट्यूब कैसी थी, देखो आप उस ट्यूब के अंदर, ये आपको डायग्राम है, ये आपको NCERT की बुक के अंदर भी ऐसा सेम डायग्राम मिलेगा। ठीक है ना, अब इस कैथोड रे ट्यूब जो थी, ये सिंपल कुछ भी नहीं, इस तरीके की एक ग्लास की ट्यूब थी। ठीक है, अब ये जो ग्लास की ट्यूब थी,
इस सिंपल ग्लास की ट्यूब में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे वैक्यूम पंप लगा हुआ है नीचे। अब ये जो वैक्यूम पंप है ये इसका काम क्या करता है कि इसमें से जो एयर थी उसको निकाल देता है, तो ऑलमोस्ट वैक्यूम क्रिएट कर देता है, ऑलमोस्ट वैक्यूम कर देता है, या बहुत थोड़ी बहुत उसमें नेग्लिजिबल गैस बचती है, ठीक है। फिर आपने क्या किया, इस पे एक नीचे जो है एक वोल्टेज अप्लाई कर दिया, काफ़ी बड़ी बैटरी लगाई, काफ़ी ज़्यादा 1000 ऑफ वोल्टेज की बैटरी, मतलब हाई वोल्टेज होगा तभी फ्लो हो पाएगा, तो इतना हाई वोल्टेज अप्लाई किया, ठीक है। अब इतना हाई वोल्टेज अप्लाई करने के बाद आपको दिख रहा होगा कि ये ग्लास की ट्यूब थी, फिर उसमें क्या किया गया, कैथोड और एनोड, कैथोड और एनोड, एनोड मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो हायर वोल्टेज का होता है, और एनोड मतलब जो लोअर वोल्टेज का होता है, जिसको अपन नेगेटिव से शो करते हैं बैटरी में, वो था कैथोड, और जो हायर वोल्टेज का था वो था कैथोड, जिसको अपन बोलते हैं एनोड, पॉजिटिव वोल्टेज, ठीक है। अब अपन इसमें देखते हैं कि क्या होगा, ठीक है। उस डायग्राम को जो अपने अभी शो किया उसको थोड़ा सा माइंड में रखना। तो होगा क्या यहाँ पे कि आपने वोल्टेज अप्लाई किया, तो यहाँ पे इस साइड में जो था लोअर वोल्टेज वो था कैथोड, ये था कैथोड, और ये था एनोड, ठीक है। मैं इसको ऐसे शो कर देता हूँ, ये था आपके पास कैथोड जो लोअर वोल्टेज पे था, और ये था हायर वोल्टेज पे, है ना। ये बैटरी का जो अपन डंडा शो करते हैं इसका मतलब ये हायर वोल्टेज का है, और जो छोटे वाला है मतलब ये लोअर वोल्टेज का। तो ये था कैथोड और ये था एनोड। अब इसके बाहर की ग्लास की नली है, इसके बाहर इस तरीके की, वो मैं शो नहीं कर रहा, ठीक है ना। इसके बाहर इस तरीके से ग्लास ट्यूब है एक, आप समझ सकते हैं, इस तरीके की ग्लास ट्यूब है। अब ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ, ये एक्सपेरिमेंट होने के बाद कुछ रिजल्ट्स अपने सामने आए कि ये जो एनोड था ना, ये जो एनोड था ये परफोरेटेड था। परफोरेटेड का मतलब ये होता है कि इसमें छोटे छोटे होल्स थे यहाँ पे, ठीक है, ये छोटे छोटे यहाँ पे होल्स थे। अभी आप पूछोगे सर ये होल्स क्यों थे, तो भाई उसने जो कैथोड लिया ना उसमें होल्स वाला ही मिला उसको। जैसे आपने देखा हुआ ना कि अपने वॉश बेसिन का जो होता है वो प्लेट होती है, उसमें होल्स होते हैं, तो इस तरीके का लिया। एक्चुअल में ये जो साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करना चाहता था वो वैसा नहीं था, इसका टारगेट तो ये था कि मैं वैक्यूम में करंट फ्लो करवा के देखता हूँ कि हो रहा है या नहीं हो रहा, दैट्स इट। अब वहाँ से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई वो अपन स्टडी कर रहे हैं। तो इसके पास जो कैथोड, इसको एनोड जो मिला, तो इसने एनोड वो टुकड़ा उठाया, ग्लास प्लेट उठाई, मेटल प्लेट उठाई और लगा दी, जो कि एनोड का काम कर देगी। अब इसको नहीं पता था कि क्या होने वाला है। फिर ये जो प्लेट थी, इस प्लेट, ये जो ग्लास ट्यूब थी, इस ग्लास ट्यूब पे क्या किया गया कि ZNS की कोटिंग कर दी। इस पे क्या कर दी, ZNS की कोटिंग कर दी। अब पूछोगे ZNS का क्या काम होता है, भाई ZNS का काम इतना होता है, ये होता है फ्लोरोसेंट, ठीक है ना। ये क्या होता है, फ्लोरोसेंट। फ्लोरोसेंट का मतलब ये होता है कि जैसे ही ZNS की इस कोटिंग पे कोई भी पार्टिकल स्ट्राइक करेगा, तो कोई भी पार्टिकल स्ट्राइक करेगा तो वहां पे क्या होगा, ग्लो क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये इसका काम क्या होता है, ग्लो क्रिएट हो जाता है कि जैसे ही आपने ZNS लिया तो वहाँ पे कोई अगर पार्टिकल टकराता है, कोलाइड करता है, तो आपको पता चल जाएगा कि अगर ग्लो हुआ तो इसका मतलब कोई ना कोई पार्टिकल वहाँ पे आकर कोलाइड कर रहा है। जैसे अगर आपको याद हो तो जो पुराने अपने PC आते थे, ठीक है, उसमें कैथोड रे ट्यूब ही होती थी। PC या TV आते थे पुराने ब्लैक एंड वाइट, तो उसमें इस तरीके का जो स्क्रीन होती थी वो ZNS की होती थी, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स आके कैथोड रे से टकराते थे, तो अपने को वो पिक्चर दिखती थी उसी में, ठीक है ना। आई थिंक आपने वो नहीं देखा होगा। चलिए, तो ये था। अब इसने जो एक्सपेरिमेंट किया तो इसने देखा कि इसको यहाँ पे क्या हुआ, ग्लो दिखा। यहाँ पे क्या दिखा, ब्राइट ग्लो दिखा। अब इसको ब्राइट ग्लो दिखा इस एक्सपेरिमेंट से, तो इसको एक बात पता चली कि इसने सोचा यार ये ग्लो दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई पार्टिकल आकर कोलाइड कर रहा है। अब ये जो पार्टिकल आकर कोलाइड कर रहा है, तो ये बात पता चली कि पार्टिकल आकर कोलाइड कर रहा है, तो फिर इसका नेचर स्टडी करते हैं अपन कि इसका नेचर कैसा होगा, कहाँ से ये पार्टिकल आकर स्ट्राइक कर रहे हैं। अब इसने क्या किया, इसका नेचर स्टडी करने के लिए यहाँ पे प्लेट्स लगा दी, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं जिसको, ठीक है, आप शायद फिजिक्स में पढ़े भी होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, कि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट लगा दी इस तरीके से। अब इसने क्या देखा कि ये जो पहले ये ग्लो सिमिलर इस तरीके से दिख रहा था, अब ये जो ग्लो था ना ये थोड़ा सा अट्रैक्ट हो गया, और अट्रैक्ट हो गया किधर की तरफ अट्रैक्ट हुआ, इधर की तरफ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुआ। अब पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका नेचर है ना, अपन बात कर रहे हैं नेचर जो इसका होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव पार्टिकल जैसा होगा,
ठीक है, क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, तो इसलिए इसका नेचर देखा गया कैसा, नेगेटिव पार्टिकल जैसा। फिर क्या हुआ, इन्होंने बोला कि ये पार्टिकल अब नेगेटिव तो है, अब ये आ किधर से रहे हैं, कैसे ट्रेवल कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, बीच में यहाँ पे एक सिंबल रख दिया इस तरीके का, जेसस का जो सिंबल होता है वो रख दिया। अब ये सिंबल रखने से क्या हुआ, अब ये सिंबल रखने से इनको यहाँ पे शेडो मिला एज इट इज, मतलब इतना यहाँ पे कोई ग्लो नहीं मिला। अब यहाँ पे कोई ग्लो नहीं मिला, जो आपने बीच में इस तरीके का कोई रखा, ऑब्स्टेकल रखा, तो उसका एज इट इज शेडो मिला। इसका एज इट इज शेडो मिलने का मतलब ये हुआ कि ये जो कैथोड रे थी वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी, ठीक है ना। कैसे ट्रेवल कर रही थी, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी, तभी तो इसका एग्जैक्ट शेडो मिला। जैसे अपन लाइट आती है तो लाइट में अगर अपन क्या रखें, हाथ रखें, तो अपने को शेडो किसका मिलता है, हाथ का। इसका मतलब लाइट क्या कर रही है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। तो इसका मतलब ये जो है वो कैसे करती है, नेचर अपने को पता चल गया, नेगेटिव चार्ज जैसा। और अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में देखा तो ये कैसे ट्रेवल करती हैं, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। कब, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में कैसे करती हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल। नेक्स्ट, अब इन्होंने क्या किया, बीच में इस तरीके का एक पैडल व्हील रखा। पैडल व्हील समझते हो, जो अपन वो बचपन में इस तरीके की ना चरखी लेकर घूमते थे, इस तरीके का। अब ये पैडल व्हील रखा, तो पैडल व्हील रखने से ये अगर यहाँ पे कैथोड रे कोलाइड की हैं तो ये क्या हुआ, रोटेट होना स्टार्ट हो गया पैडल व्हील। अब पैडल व्हील रोटेट होना स्टार्ट हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि उस पैडल व्हील के पैडल्स जो थे उस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगा हुआ, फोर्स लगा होगा मतलब कुछ ना कुछ पार्टिकल आकर कोलाइड किए होंगे, मोमेंटम ट्रांसफर हुआ होगा। मोमेंटम ट्रांसफर हुआ, इसका मतलब क्या है कि जो ये पार्टिकल्स या जो रे आ रही है, इसका उनका कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा, ठीक है ना। दे हैव सम मास। अब वो मास कितना होगा वो अपने को नहीं पता, बट ये पता चल गया कि उनका कुछ ना कुछ मास होगा। फिर क्या किया इन्होंने, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। अब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके वो अपन, जब आप फिजिक्स पढ़ोगे, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह चैप्टर पढ़ोगे, तो उसमें आप मैग्नेटिक फोर्सेज वगैरह की बात भी करोगे। तो वहाँ पे इन्होंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके भी इन्होंने देखा कि इसका जो है नेचर वो भी कैसा है, नेगेटिव पार्टिकल जैसा। और फिर उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके क्या किया, E बाई एम की कैलकुलेशन कर दी। अब E बाई एम को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज, अब स्पेसिफिक चार्ज की बात भी अपन करेंगे बाद में, बट इन्होंने E बाई एम की वैल्यू कैलकुलेट कर दी कि कैथोड रे का जो चार्ज था और उसका मास का जो रेशियो था वो कैलकुलेट कर लिया। अब कितना चार्ज कितना मास ये कैलकुलेट नहीं किया इंडिविजुअल, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने इससे पिछले पॉइंट में बताया कि उनका कुछ ना कुछ मास है। अब वो कितना मास है वो ये चीज़ नहीं बता पाए थे, बस उन्होंने ये बताया था कि उनका कुछ ना कुछ मास होगा जरूर। फिर उन्होंने E बाई एम की वैल्यू कैलकुलेट की। E बाई एम की वैल्यू को बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। उसकी कैलकुलेशन अपन बाद में करना सीखेंगे, कैसे करते हैं, क्या मतलब होता है उसका, बट इन्होंने E बाई एम की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब इनको ये नहीं पता था चार्ज कितना है, ये नहीं पता था कि मास कितना है, बस इन्होंने सिंपली बता दिया कि चार्ज और मास का जो रेशियो है वो कितना है, वो इतना है। तो इतनी चीज़ें स्टडी की। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट था वो इन्होंने क्या किया, जो कैथोड रे ट्यूब थी उसमें गैस चेंज करके देखी। अब गैस चेंज करके देखा इन्होंने, फिर सेम वही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, उनका जो प्रॉपर्टी स्टडी की, E बाई एम कैलकुलेट किया, तो वो गैस चेंज करने से चेंज नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि जो नेचर है, नेचर ऑफ दीज रेज, ठीक है ना, डज नॉट डिपेंड ऑन nature of gas in कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब को अपन किसे लिखते हैं, CRT से। तो नेचर ऑफ गैस जो है उस पर डिपेंड नहीं करती, जो कैथोड रेज की प्रॉपर्टी थी। तो ये कुछ मोटी मोटी प्रॉपर्टी है कैथोड रेज की, इंपॉर्टेंट है, जो अपने को ध्यान रखनी है। वो एक्सपेरिमेंट के बारे में आप ज़्यादा याद मत रखना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें अपने क्या क्या प्रॉपर्टी पड़ी ध्यान रखो कि उनका नेचर कैसा है,
नेगेटिव पार्टिकल जैसा। दूसरी चीज अपन ने क्या पढ़ी कि उनका कुछ मास होता है, कैसे पता चला, पैडल व्हील से। तीसरी चीज कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। वो कैसे पता चला, क्योंकि उन्होंने बीच में एक प्लस का सिंबल रखा था, तो एग्जैक्ट शेडो उसी का ही मिला। तो एग्जैक्ट शेडो मिलना ये बताता है कि उनका नेचर कैसा है, उनका नेचर उनका जो ट्रेवल का नेचर है वो कैसा है, स्ट्रेट लाइन में, तभी अपने को एग्जैक्ट शेडो मिलता है। फिर उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, उसके बाद पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में उनका जो डिफ्लेक्शन था वो किधर था, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, उसका मतलब उसका चार्ज कैसा है, नेगेटिव है। फिर इनकी जो प्रॉपर्टी है कैथोड रेज की, वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती, मतलब जो गैस आप कोई भी लो, हीलियम लो, उसमें नाइट्रोजन लो, हाइड्रोजन लो, उस पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है। फिर तीसरी इन्होंने नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या पढ़ी, इन्होंने बोला चलो कैथोड का जो मटेरियल था वो अपन चेंज कर, एनोड का जो मटेरियल था वो चेंज करके देखते हैं। ठीक है ना, कि कैथोड रे किधर ट्रेवल कर रही थी, इस तरीके से ट्रेवल कर रही थी, ये जो रे थी इस तरीके से ट्रेवल कर रही थी। ठीक है, इसको इमेजिन करो ऐसा। फिर उन्होंने क्या किया, ये जो एनोड था या कैथोड था इस तरीके से, तो कैथोड का सब्सटेंस ही चेंज कर दिया। पहले मान लो इन्होंने एल्यूमिनियम का लिया, बाद में किसी कॉपर का ले लिया, तो जो ट्यूब इनका नेचर है, नेचर ऑफ रेज डज नॉट डिपेंड ऑन does not depends on material of कैथोड, कि कैथोड का मटेरियल कोई भी लो उस पर डिपेंड नहीं करती। तो इसका मतलब जो कैथोड रे इन्होंने बोल दिया वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है कैथोड से, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, कैथोड रेज बोलते हैं। ठीक है ना, आप ऐसा बोल सकते हो कि कैथोड रेज कहाँ से ओरिजिनेट होती है भाई, कैथोड ओरिजिनेट होती है कैथोड से, आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम कैथोड, कि कैथोड रे कहाँ से ओरिजिनेट हुई, कैथोड से ओरिजिनेट हुई है। ठीक है ना, तो इस तरीके की कुछ इनकी ये प्रॉपर्टी थी ये कैथोड रेज के बारे में। और फिर इन्हीं कैथोड रेज को क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन, इन्हीं नेगेटिव पार्टिकल्स को या इन रेज को क्या बोला, इलेक्ट्रॉन्स बोला गया। ठीक है ना, तो these are called इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ से डिस्कवरी होगी किसकी, इलेक्ट्रॉन की। अब ये जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तो हो गई, बट इलेक्ट्रॉन के बारे में अभी तक ये नहीं पता चला कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, चार्ज कितना है। बट आपको पता चल गया होगा कि इलेक्ट्रॉन का मास और चार्ज तो नहीं पता चला, बट इलेक्ट्रॉन का E/m स्पेसिफिक चार्ज पता चल गया है। ठीक है ना, स्पेसिफिक चार्ज क्या था, चार्ज पर यूनिट मास। ठीक है ना, उसके बारे में भी अपन बात कर ही लेते हैं, स्पेसिफिक चार्ज। इसके बारे में आगे क्वेश्चन आते रहेंगे अपने पास कि ये जो स्पेसिफिक चार्ज है वो क्या होता है, स्पेसिफिक चार्ज। ठीक है ना, इस चैप्टर में कई बार पूछा जाएगा अपने से स्पेसिफिक चार्ज, इसको अपन लिखते हैं E/m से भी मिलता है, या फिर आपको लिखा रहता है कहीं Q/m। ठीक है ना, तो इसको अपन बोलते हैं चार्ज पर यूनिट मास। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि चार्ज जो है वो चार्ज, m क्या है, मास, चार्ज पर यूनिट मास, और इसकी जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी, कूलम पर केजी। ठीक है ना, या फिर आप लिख सकते हो कूलम पर ग्राम। तो इस तरीके से चार्ज पर यूनिट। ठीक है, इसको अपन कैलकुलेट करना होगा किसी भी पार्टिकल का, तो वो अपन कैलकुलेट कर पाएंगे। अब ये जो रेशियो कैलकुलेट किया गया, ठीक है ना, तो ये कैथोड रेज के लिए है ना, कैथोड रेज के लिए जो फाइंड किया गया वो कितना फाइंड किया गया, जो Q/m की वैल्यू आई, ठीक है, E/m की जो वैल्यू है कैथोड रेज के लिए वो आ गई 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। ये वैल्यू उन्होंने कैलकुलेट की थी। अब उसमें E की वैल्यू क्या है, M की वैल्यू क्या है, ये नहीं पता, बट दोनों का रेशियो अपने को पता चल गया। किससे, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, और उसके बाद कुछ और एक्सपेरिमेंट किए, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए, तो इससे अपने को पता चल गया कि इनका जो Q/m है, स्पेसिफिक चार्ज इतना है। तो ये सब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में था। ठीक है ना, अब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, इसका इनका चार्ज कैसा है, नेगेटिव। अब इनका चार्ज नेगेटिव है, अब
पता चला कि एटम तो न्यूट्रल था, तो इसका मतलब कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज भी होगा। अब पॉजिटिव चार्ज होगा तो उस पॉजिटिव चार्ज की डिस्कवरी भी सिमिलर ऐसी ही है प्रोटॉन की डिस्कवरी भी। इसमें क्या हुआ आप देखना आप इसको कि ये जो कैथोड रे ट्यूब थी एज इट इज वैसे ही थी, बट हुआ क्या कि जो आपने इस बार परफोरेटेड एनोड लिया था, इस बार आपने परफोरेटेड क्या लिया, कैथोड लिया। तो जो आपको ग्लो एनोड की तरफ दिख रहा था तो वो आपको ग्लो किधर की तरफ दिखा, कैथोड की तरफ भी दिखेगा। तो इसका मतलब नेगेटिव प्लेट की तरफ भी कुछ ना कुछ रेज चल रही हैं, तो उनको अपन बोलते हैं कैनाल रेज। तो उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक आप इतना स्टडी कर लीजिएगा इसको, ये अपने लिए काफ़ी है, मतलब उसके बारे में अपन ज़्यादा बस थोड़ी सी एक्स्ट्रा पॉइंट लिखने हैं। तब तक आप इतना इसको जरूर स्टडी कीजिएगा, इसकी एनसीईआरटी में से रीडिंग जरूर कीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी जो आपकी चैप्टर है उसके फर्स्ट 2 पेजेज वो कैथोड रेज के बारे में है, तो वो आप पूरा स्टडी कीजिएगा। एज इट इज जो अपन ने स्टडी किया वैसा ही है, ठीक है। तो आप उसको स्टडी कीजिएगा, फिर अपन नेक्स्ट स्टडी करते हैं कैनाल रेज के बारे में, और फिर सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी के बारे में हो जाएगा। थैंक यू।